हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ब्रह्मास्त्र सीरीज। अपनी जो अपकमिंग हमारे जेई और नीट के बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में बच्चों हमने स्पेशली करना क्या है, 2000 से 2020 तक की पीवाईक्यू एनालिसिस करना है और वही करेंगे जो हमारे नए सिलेबस में है। जैसे कार्नोट इंजन है, आज तो हमारा किसका है, थर्मोडायनेमिक्स का है, तो इसमें जैसे कार्नोट इंजन हटा दिया है, हीट इंजन हटा दिया है, उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक हो गया। और दूसरी बात, टॉपिक वाइज हम पीवाईक्यू करेंगे विद कंसेप्ट, कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे इस पीवाईक्यू से। और अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तब भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ के आए हुए हैं और ड्रॉपर हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि हर क्वेश्चन के आगे एक पॉज मारिए और अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, देखिए सही होता है या गलत होता है। अगर सही है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, अगर गलत है तो आप सारी चीज़ें उसके साथ सीख के इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है जेई नेक्स्ट 25 और नीट 25 का जो एग्ज़ाम आएगा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को अपना शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, ये वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। बिट सेट वाले देख सकते हैं, जेई नीट, मतलब हर टाइप के इसमें हमने पीवाईक्यू लिए हैं। आप समझ लीजिए 2000 से 2020 मतलब 20 साल के पीवाईक्यू। आप कहेंगे सर इसके बाद के क्यों नहीं, क्योंकि 21, 22, 23 के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल में अलग अलग प्ले लिस्ट बना के। 24 के अभी टर्म 1 के हमने कुछ कर लिए हैं, टर्म 2 के हम कर लेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसमें हम 20 तक ही रखेंगे, या अगर किसी टॉपिक में क्वेश्चन कम पड़ गए तो उसमें मैं फिर 25 के क्वेश्चन या 24 के क्वेश्चन, 23 के क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज है, एक ही अस्त्र आपको पता है जिसका कोई तोड़ नहीं है, वैसे ये सीरीज होने वाली है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से। सबसे पहला टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स एंड बेसिस। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स आप सभी को पता होगा कि एक ऐसी ब्रांच है हमारी साइंस की, फिजिक्स की, जिसमें हम हीट और एनर्जी के बीच में जो एक्सचेंज है, रिलेशन है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, कैसे हीट एक्सचेंज होगी तो कितना वर्क डन होगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया है। देखो 2023 में आपका क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट करेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। तो कौन सा हमारा करेक्टराइज नहीं करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका वर्क। तो वर्क ऐसा है जो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम को क्या करते हैं, स्टेट फंक्शन नहीं है भी कह सकते हो, कैरेक्टराइज भी नहीं करता है। ठीक, तो हम इसको देखते हैं कि है क्या, थर्मोडायनेमिक क्या है। तो थर्मोडायनेमिक तो आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक एक ऐसी ब्रांच है जो हमारे हीट और वर्क के बीच में बात करती है। तो थर्मोडायनेमिक बच्चों दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक होते हैं, आप जब पढ़ेंगे, वो होता है इंट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक वेरिएबल होता है एक, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वेरिएबल और एक्सट्रिंसिक वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं आपके थर्मोडायनेमिक के सिस्टम के साइज पे। ठीक है, जो साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं। होता क्या है, जहाँ पर हम ऑब्जर्व, जैसे पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये आपका सिस्टम है, तो सिस्टम वो जगह है जहाँ पर हम सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे सराउंडिंग वाली जगह है इसको हम सराउंडिंग कह देते हैं। और थर्मोडायनेमिक में हम सारी चीज़ें सिस्टम में डील करते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज होगा वो आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी, और जो साइज पे डिपेंड करेगा, साइज डिपेंडेंट होगा, वो आपका एक्सट्रिंसिक कराई जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे मान लो आपके पास एक कंपार्टमेंट है, ये आपके पास एक कंपार्टमेंट है, आप अगर इसके दो हिस्से करें, अगर वो क्वांटिटी क्या हो, बिल्कुल हाफ हाफ में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर आप इस पूरे सिस्टम की हाफ हाफ कर दें तो अगर वो हाफ हाफ हो जाए, जैसे मान लो कोई भी इसमें क्वांटिटी है, आपने उसके दो हिस्से किए तो हाफ हाफ होगी, तो इंट्रिंसिक में आएगी। और एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, वो हाफ हाफ नहीं होगी। समझ रहे हैं, इसमें हाफ हाफ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मास है, आप 1 किलो कोई सामान लेके आए तो आपने देखा
कि जो 1 किलो सामान है अगर आप उसको आधा आधा बांटना चाहें, सिस्टम के 2 टुकड़े करें, वो इक्वली डिवाइड हो गई तो वो इंट्रिंसिक में आ गई। जैसे इसमें मास हो सकता है, आप कह सकते हैं इसमें वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, और यहाँ पे जैसे आप कह सकते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर आपकी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ऐसे बहुत सारे हमारी प्रॉपर्टी हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये ध्यान रखना क्योंकि हमारे फिजिक्स में बहुत पूछी जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वहीं अगर आप बात करें इंट्रिंसिक की, तो इंट्रिंसिक में क्या होता है, हीट कैपेसिटी, क्योंकि हीट कैपेसिटी डायरेक्टली आपकी मास पे डिपेंड करती है, तो इसलिए हम हीट कैपेसिटी को इंट्रिंसिक में रखते हैं और इसको एक्सटेंसिव में, इसको स्पेसिफिक हीट को। और भी हैं जैसे वेपर प्रेशर है, केमिस्ट्री में अगर आप जाएं, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी को मैं ईटा से लिख लेता हूँ, ठीक है, और आप कह सकते हैं सरफेस टेंशन है, मैं सिग्मा से लिख लेता हूँ सरफेस टेंशन को, ठीक, और पोटेंशियल है, तो ये सारी जो क्वांटिटी है वो एक्सट्रिंसिक है। क्लियर है यहाँ तक? एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ए आपकी एक्सट्रिंसिक है, बी आपकी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो अगर इसका आप प्लस करें या माइनस करें तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी में आएगा। अगर आप दो वेरिएबल ऐसे लें जो दोनों एक्सटेंसिव हैं, तो एक्सटेंसिव में दोनों का ऐड जो होगा या डिफरेंस जो होगा वो एक्सटेंसिव होगा, लेकिन अगर उनका आप डिवाइड कर दें तो वो इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटेंसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा मैं आपके सामने बात करना चाहूँ थर्मोडायनामिक फंक्शन, ऐसे फंक्शन, ठीक है, जो आपके थर्मोडायनामिक स्टेट को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर दें, करेक्टराइज कर दें, डिफाइन कर दें, वो होते हैं 5: प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी और आपका नंबर ऑफ मोल, ठीक, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल। ये आपके ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो आपके किसी भी सिस्टम को करेक्टराइज कर देंगे, बता देंगे। जनरली थर्मोडायनेमिक फंक्शन हमारे 2 तरह के होते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं पॉइंट फंक्शन। पहले क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, आप ये देखिए, पॉइंट फंक्शन को हम कभी कभी स्टेट फंक्शन भी बोल देते हैं। तो नाम से पता लग रहा है ऐसे फंक्शन जो आपकी थर्मोडायनामिक स्टेट बताते हैं, तो थर्मोडायनामिक स्टेट बताने वाले फंक्शन को पॉइंट फंक्शन कहते हैं। और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होंगे। नाम से पता लगा है कि स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल की बात करेगा, चेंज की बात करेगा, तो कौन से पाथ फॉलो किया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंटरनल एनर्जी है, गिब्स एनर्जी है, और आपने पढ़ा होगा हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी पढ़ा होगा, डेंसिटी पढ़ा होगा, एंथैल्पी पढ़ा होगा। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके स्टेट फंक्शन है। कभी कभी आ जाता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होगा, तो वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स है आप सभी को पता होगा वो स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होगा वो पॉइंट फंक्शन में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पाथ फंक्शन की। तो नाम से ही पता लग रहा है ऐसे फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करेगा, या आपसे कहेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर पाथ को आप अचीव कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा पाथ फंक्शन। तो पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, चेंज को नहीं बताएगा। और इसके बेस्ट एग्जांपल है हीट और वर्क। तो हीट और वर्क आपकी स्टेट फंक्शन नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। और स्टेट फंक्शन का एक ये है, इसका अगर तुम साइक्लिक इंटीग्रल करें, मतलब कंप्लीटली अगर उस वैल्यू को एक राउंड में लें तो 0 आता है, और पाथ फंक्शन में ये नहीं होता है। तो इन सब पे बेस्ड आपका ये वाला क्वेश्चन था। कौन सा वाला, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट कौन सा था, ये वाला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट। तो स्टेट फंक्शन की बात करी थी। तो अब मैंने अभी भी बताया आपको वर्क और हीट नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे कि द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ऑल प्रोसेस। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि
करेक्ट बताना है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज सारी प्रोसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी आगे आप देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, कभी कभी आइसोथर्मल में भी नहीं होती है अगर आइडल गैस को अगर एक्सपेंड करें। कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर स्टेट फंक्शन, तो ये स्टेट फंक्शन है। मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, डेंसिटी, ये सब स्टेट फंक्शन है। ठीक है, वर्क और हीट आप याद रखिए पाथ फंक्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारा बेसिक था। अब हम चलते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो जैसे इससे क्वेश्चन ये ऐसा आएगा, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा इसमें गलत है पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा गलत क्या है। फर्स्ट लॉ हम बताता है कि टोटल एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है सिस्टम के बीच में। ठीक है, और सेकंड बताता है एंट्रोपी। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन है ये सही है, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। ये हमारा किसी भी प्रोसेस पे लगेगा, पहली बात। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, ये हमारा कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी को बताता है। ठीक है, एक बार हम इसको देख ही लेते हैं। ये रहा आपका लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला लॉ है जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ ये कहता है अगर दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में सेपरेटली हैं तो थर्ड सिस्टम के साथ, अगर जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन सिस्टम है। ठीक है, ए बी सी तीन सिस्टम है, ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए सी के साथ है, बी भी सी के साथ है। तो ये कहता है कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ। तो क्या देता है ये, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। सेकेंड लॉ कहता है कि जो एनर्जी सप्लाई आप करोगे डेल्टा क्यू, हीट जो दोगे, वो एक पार्ट इंटरनल एनर्जी के अगेंस्ट लग जाएगा और एक पार्ट वर्क डन। और मैं आपको बता दूं वर्क डन को हम पी डी वी भी लिखते हैं, अभी आगे हम पढ़ लेंगे वर्क क्या होता है, पी डी वी। और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम में आपका एक साइकिल दिया है ए एफ बी आई, और इसमें कह रहे हैं आपसे, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें, ऐसे आपको डायग्राम दिया है कि सिस्टम को अगर I to F ले जाएं, अगर ये I है I to F ले जाएं, तो कह रहे हैं कि IAF में हमारी Q 50 है, W 20 है, और IBF में Q इतना है, तो वर्क बताओ। देखो जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, पहले तो आप इसमें क्या लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, टोटल हीट इक्वल टू टोटल एनर्जी प्लस वर्क डन। पहले पाथ IAF में लगाएं, तो IAF में आपको हीट दे रखी है 50 इक्वल टू U कितना दिया है, U दिया है आपको नहीं दिया है, तो W दिया है 20, तो यहाँ से आप डेल्टा U कैलकुलेट कर लेंगे 30। अब सेकेंड आप IBF में लगाएं, तो IBF में आपको हीट तो दे रखी है 36। अब देखो इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, वो स्टेट फंक्शन है। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सेम रहेगी इस प्रोसेस में। ठीक है, और वैसे भी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सेम रहती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 जूल। तो यही इसमें हमारा टेक्निक था करने का। आगे देखते हैं हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अभी हमने सेकेंड लॉ नहीं पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स का, उसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में चलते हैं। जो हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो रही है इतनी सारी, तो इसमें कुछ ना कुछ एक प्रोसेस होगी जिससे सिस्टम या थर्मोडायनेमिक जो हीट सप्लाई होगी, एनर्जी में ट्रांसफ़र होगी, वो किसी प्रोसेस के थ्रू होगी। अब उसकी कुछ कंडीशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका जैसे 3 प्रोसेस लिखी हैं, आइसोबार, आइसोथर्मल और आइसोक्लोरिक। आइसोबट का मतलब होता है सेम। ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम हो जाए उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आप इसको थर्मल से याद कर सकते हैं। आइसोबार क्या होगा सर, आइसोबार ऐसी प्रोसेस होगा, आइसोबारिक या आइसोबार, जिसमें बार प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर सेम होगा। आइसोक्लोर, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में बहुत बार क्लोर वर्ड आता है, तो आइसोक्लोरिक प्रोसेस ऐसी होगी जिसमें वॉल्यूम सेम होगा, या आप बोल सकते हो कांस्टेंट होगा। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर इसमें सेम होगा
तो टेम्परेचर सेम वाली प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। प्रेशर वाले को आइसोबार, वॉल्यूम वाले को आइसोक्लोरिक। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है वर्क डन, कि वर्क डन कितना होगा। तो आइसोथर्मल का आपको वर्क डन आना चाहिए, एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल है, NRT/ln VF फाइनल ओवर V इनिशियल। अगर आप इसको प्रेशर में कन्वर्ट करना चाहें, NRT/ln P इनिशियल ओवर P फाइनल। ये आपका वर्क डन है आपका आइसोथर्मल का। कोई भी हेल्प बुक में जाइए, आप उसमें इसको देख सकते हैं, हम डिराइव नहीं करेंगे। वहीं अगर आइसोबारिक की बात करें तो आइसोबारिक का जो वर्क डन हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ा फॉर्मूला है नहीं, P इंटू डेल्टा V, ठीक है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, PV फाइनल माइनस V इनिशियल। क्या लिख सकते हो? V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर आप चाहें RT के टर्म में आइडियल गैस के लिए NR को आप ये भी लिख सकते हैं TF माइनस T इनिशियल। और यहाँ पर जो वर्क डन है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, PdV, तो अगर V कांस्टेंट है उसका चेंज कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, हमेशा आइसोक्लोरिक में आपका वर्क डन 0 होगा। ये कंफर्म आप ध्यान रखिए, ठीक है। स्पेसिफिक हीट की बात करें, जो आपका आइसोथर्मल है, C इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। तो टेम्परेचर डिफरेंस 0 है तो स्पेसिफिक हीट इसकी इन्फिनिटी होती है। जो स्पेसिफिक हीट होगी आपकी आइसोथर्मल की, वो आपकी इन्फिनिटी होगी। आइसोबारिक की Cp होती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे F/2 + 1R। F यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये होगी Cv F/2R। ये आप KTG में पढ़ेंगे और इनको ड्राइव भी करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। क्लियर है यहाँ तक? बात करें बल्क मॉड्यूलस, तो यहाँ पे जो बल्क मॉड्यूलस है, बीटा से लिख देता हूँ इसको। आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉड्यूलस आपका होता है प्रेशर। वहीं अगर आप बात करें आइसोबारिक के लिए 0, और वहीं आइसोक्लोरिक की बात करें तो ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है। आइसोबारिक में देखो टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगता है, बॉयल्स लॉ, ठीक है। और जहाँ पर प्रेशर सेम है वहाँ पे क्या लगता है, चार्ल्स लॉ। और जहाँ पर वॉल्यूम सेम है वहाँ पर लगता है गे-लुसेक लॉ, गे-लुसेक लॉ। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये तो 3 प्रोसेस हैं। उसके बाद हम जाते हैं एडाबेटिक प्रोसेस में। एडाबेटिक से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज आपकी क्या हो, नहीं हो। हीट एक्सचेंज जिस प्रोसेस में नहीं होगी, हीट एक्सचेंज जिसमें 0 होगी, वो एडाबेटिक प्रोसेस है। या आप बोल सकते हो ऐसी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी 0 हो, एंट्रोपी का चेंज 0 हो। ये चेंज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंट्रोपी में जो चेंज है वो 0 है। तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होती है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं इसको अगर हम T के फॉर्म में लिखें तो T के फॉर्म में जो इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, TV गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा प्रेशर के टर्म में क्या होगा और हमारा टेम्परेचर के टर्म में क्या होगा, ठीक है। आगे अगर आप इसमें बात करें, जो हमारी एडाबेटिक प्रोसेस है उसका जो वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला आप सबका याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसका जो वर्क डन है वो होता है 1 ओवर गामा -1 P1V1 माइनस P2V2। ये P के टर्म में है। अगर आप कहेंगे सर T के टर्म में बताओ, तो PV को आप NRT के टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले सारे वो हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और ये सारे आपको मैं क्रीम निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी। अगर आप स्पेसिफिक हीट की बात करें तो एडाबेटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट को C से लिखते हैं, 0 होती है। अगर बल्क मॉड्यूलस की बात करें तो बल्क मॉड्यूलस इस प्रोसेस का हमारा कितना हो जाएगा, उसका प्रेशर होता है तो इसका गामा टाइम P होगा। अच्छा, एक गामा आपको पता होना चाहिए, ये स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है CP/Cv, ठीक है।
तो ये सारी जो प्रोसेस हैं आपकी, ये आपकी एडाबेटिक प्रोसेस की बारे में है। नेक्स्ट है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, ये सभी को पता होता है। अच्छा, एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट, साइक्लिक प्रोसेस में आपका जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, साइक्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो आपका एरिया अंडर पीवी ग्राफ होता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है जैसे आपने कोई एक प्रोसेस ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और 2-3 प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस है वो करके पूरी राउंड ट्रिप करके वो कहाँ पर ख़त्म हो गई, वापस ए पे। फॉर एग्जांपल देखिए इस टाइप की प्रोसेस, एक प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हुई, ये गई और लास्ट में फाइनली उस पॉइंट पे ही ख़त्म हो गई। तो पीवी डायग्राम में ऐसा हम बना सकते हैं, या आप कह सकते हैं सर एक प्रोसेस ऐसी जो मल्टीपल सीरीज के बाद उसी पॉइंट पे ख़त्म हो गई। अगर इसमें ध्यान रखिएगा, अगर साइक्लिक में आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से देखेंगे तो वर्क डन के आगे सॉल्व करके प्लस लिखोगे, ये साइन कन्वेंशन है। और एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो नेगेटिव लिखोगे, ठीक है। वैसे ही आपको पता होगा वर्क डन बाय गैस हम कैसे लिखते हैं, प्लस से। वर्क डन ऑन द गैस में हम लिखते हैं नेगेटिव। अगर आपका वहाँ पर एग्ज़ाम में ये लिखा होगा हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज, तो जब भी हीट एब्जॉर्ब आएगा तो हीट एब्जॉर्ब को आप लिखेंगे, या हीट आउट आएगा नेगेटिव, और हीट अगर इन हो एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम के पास आ रहा है, ठीक है। अगर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। ये तो साइन कन्वेंशन बेसिक है। उसके बाद अगली प्रोसेस आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल आप सभी को पता है, ऐसी प्रोसेस जो हमारी, ये मान के चलिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वापस आपकी क्या हो जाए, रिवर्सिबल, जैसे केमिस्ट्री में होता है कि चेंज जो है वो आप उसको वापस ले आएँ। जैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जिसमें आ जाए वो रिवर्सिबल, जिसको आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। और इरिवर्सिबल का मतलब जिसमें आप ये चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप मान के चलिए आपने कागज़ जला दिया तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, मेन पॉइंट क्या है तो सभी को पता है, मेन पॉइंट इसमें ये है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसमें अब्सेंस ऑफ ये जो डिसिपेटेड या जो नेगेटिव फोर्स होते हैं वो उनका अब्सेंस होता है, वो नहीं होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अब्सेंस ऑफ एनी डिसिपेटेड फोर्स, या आप बोल सकते हैं जैसे विस्कस ड्रैग है और रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, ऐसे फोर्स वहाँ पे नहीं होते हैं। अच्छा जी, और जितने भी आपके आइसोथर्मल और एडाबेटिक चेंज हैं अगर वो स्लो हो गए, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है ऐसे प्रोसेस जो आइसोथर्मल हैं और एडाबेटिक हैं, आइसोथर्मल हैं, एडाबेटिक हैं, लेकिन वो बहुत स्लो हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल जनरली हमारे डेली लाइफ में ज़्यादा होते हैं। जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो सारी इरिवर्सिबल है, नेचुरल प्रोसेस। ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो देखो, ऐसी प्रोसेस जो इस इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब जो पीवी और आरटी के बीच में रिलेशन है, इसको फॉलो करती है। आप कहेंगे सर ये तो एडाबेटिक की थी, तो एडाबेटिक में एन की वैल्यू क्या थी, गामा, तो इसमें एन की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एन 1 होगा तो आइसोथर्मल हो जाएगा, गामा होगा तो एडाबेटिक हो जाएगा। तो ऐसे केस, जो ऐसी प्रोसेस होती हैं उसको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। इसमें जो एन की वैल्यू होती है वो आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में ये आ जाता है C-CP और C-CB, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, फॉर्मूले ध्यान रखिए, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है वो निकल के आता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम R/1 - N। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस का, तो वर्क डन इस प्रोसेस में होता है NR और टेम्परेचर का डिफरेंस T1 - T2 और अपॉन में होता है 1 - N, ठीक है। अगर आपसे पूछ दें कि बल्क मॉड्यूलस कितना होगा इसका, तो बल्क मॉड्यूलस होता है गामा टाइम P,
ठीक है, इतना तो आपको ध्यान रखना ही है। चलिए, इसको करने से पहले अब क्वेश्चन ही आने वाले हैं, सारी प्रोसेस तो हो ही गई है। अब हम एक दो टर्म और देख लेते हैं। अभी आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक देखा था, उसमें हमने बात करी थी कि जो आपका टोटल हीट है, जो टोटल हीट है किसी भी सिस्टम की, वो एक पार्ट आपका इंटरनल एनर्जी के अगेंस्ट और एक पार्ट आपका वर्क डन के अगेंस्ट लग रहा था। मतलब ये मान के चलो कि एक पार्ट इंटरनल एनर्जी में जा रहा है और एक पार्ट आपका वर्क डन में जा रहा है। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट आया। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ये तो आपने बात कर ली। अगर आप बच्चों आइडियल गैस के बारे में बात करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी वाले बनते हैं आजकल यहाँ से। अगर आइडियल गैस के बारे में बात करो तो आइडियल गैस में कोई भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं माना जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो एजम्पशंस है वो है ओनली इट हैव काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा क्लास 11th में कि काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर का फंक्शन है। तो इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा वो भी टेम्परेचर का फंक्शन होगा। दूसरी बात, अब आइसोथर्मल अभी हमने पढ़ लिया। आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है? आइसोथर्मल में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। अगर आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे ही डिपेंड कर रही थी, तो इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 0 हो जाएगा। जबकि रियल गैस में ऐसा नहीं है। रियल गैस में बच्चों काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल भी होती है, इसलिए उसमें चेंज 0 नहीं होता है। ठीक हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। कई बार आपसे ये कहेंगे कि अगर एक गिवन मास और टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा इंटरनल एनर्जी गैस की हुआ करती है, फिर उसके बाद लिक्विड की होती है, फिर उसके बाद सॉलिड की होती है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हैं जो बेसिकली इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है NCV डेल्टा टी। ठीक है, और हीट जो है, हीट का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा टी। हम डायरेक्ट यूज करेंगे इनको, ये आपको ध्यान में रखना है। ये टी यहाँ पर टाइम नहीं टेम्परेचर है गुरु, टेम्परेचर। क्लियर है यहाँ तक? तो इंटरनल एनर्जी के बारे में एक बेसिक सी बात देखी आपने। ठीक है, और आगे भी इंटरनल एनर्जी हम बहुत देखेंगे जब कौन सा पढ़ेंगे, KTG पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात और देखो कि जो इंटरनल एनर्जी है उसका एक फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट के टर्म में MC डेल्टा टी भी होता है, जहाँ पर C क्या है? स्पेसिफिक हीट है। कई बार आ जाता है कि इंटरनल एनर्जी में परसेंटेज चेंज निकालो, तो अभी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा T इंटू 100 हो जाएगा। तो ये बेसिक सी बात है, ध्यान में रखिए। वर्क डन आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा, इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे करेंगे? अगर आप किसी गैस को, कोई आइडियल गैस को एक इनक्लोज या क्लोज वेसल में रख दो और उसको हीट और कूल करो, तो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। ठीक है, कई बार जैसे ये मैंने आपको इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बताया, ये आपको मैंने इसका फॉर्मूला बताया, तो कई बार एग्जाम में आता है कि इंटरनल एनर्जी ओवर हीट का रेशियो बताओ। हीट फ्रैक्शन भी कहते हैं कभी कभी इसको। तो इसको अगर आप दोनों रखोगे तो ये 1/गामा के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गई, अब क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सिस्टम है जो आपका A to B जा रहा है। ठीक है, ये आपका A है और ये B है। A to B जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर A to B जा रहा है तो कौन सा रिलेशन ट्रू है। देखिए, ये A से स्टार्ट हो रहा है, B पे जा रहा है, फिर B से अब आपका क्या हो रहा है, वापस A पे आ रहा है। सिस्टम A to B वाया 2। अच्छा, दोनों प्रोसेस यही है। तो पूछ रहे हैं कि किस में, अभी अभी मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी क्या होगी। इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो आपका ऑप्शन A हो गया। ठीक है, और इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखो बच्चों, ये साइक्लिक प्रोसेस है एक तरह से, इंटरनल एनर्जी इसमें कांस्टेंट है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W हो गया। तो डेल्टा Q किसके प्रोपोर्शनल हो गया? डेल्टा W के। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्क डन किसका ज़्यादा होगा। तो वर्क डन क्या होता है साइक्लिक प्रोसेस में? एरिया अंडर PV कर्व। तो 1 का एरिया ज़्यादा होगा, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका वर्क ज़्यादा होगा, तो उसका हीट भी ज़्यादा होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि 1 की हीट होगी 2 से ज़्यादा, 1 का वर्क होगा 2 से ज़्यादा। आप कहोगे आपको सर कैसे पता? तो 1 एरिया ज़्यादा कवर करेगा, अगर आप 2 से कंपेयर करें तो 1 ज़्यादा एरिया कवर करेगा, 2 वाला कम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन कह रहे हैं द वर्क डन इतना परफॉर्म इन ऑर्डर टू कंप्रेस 1 किलो मोल ऑफ गैस एडाबेटिकली एंड इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज बाय 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गैसेस, तो गैस का नाम पूछ रहे हैं। देखो वर्क डन, अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नाम बता दिया उन्होंने कि कौन सी आपको इक्वेशन लगानी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला लगाइए, आंसर लगाते हैं। वर्क डन फॉर्मूला, ये भी हमने आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताया था कि W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू होता है NR, N जिसमें नंबर ऑफ मोल है, ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस इनिशियल माइनस फाइनल है, T1 इनिशियल है, T2 फाइनल है, और अपॉन में आपका गामा माइनस 1 है, और आपको गामा ही निकालना है। तो अगर आप देखो इसमें किलो जूल लिखा है तो 4 6 1 2 3, N आपको दिया है 1000, ठीक है, 1 किलो मोल मतलब 1000, R की वैल्यू कह रहे हैं 8.3 रखिए। अब टेम्परेचर डिफरेंस देखो कितना कंप्रेस हो गया, 7, तो 7 रख लो और नीचे हो जाएगा गामा माइनस 1। बस अब आप इसको सॉल्व करिए, तो गामा माइनस 1 इक्वल टू ये समथिंग पूरा सॉल्व करके 0.39 आ रहा है। आप करेंगे अगर तो ये 1.39 आ रहा है, और 1.39 जो है आपका लगभग 1.4, ये डायटोमिक का होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर क्या हमें याद करने पड़ेंगे, तो देखो जो गामा मोनो एटॉमिक का होता है वो 5/3 होता है, जो डायटोमिक का है वो 7/5 होता है। अब इतना तो याद ही कर लो यार, इतना बड़ी एग्जाम कवर कर रहे हो। इसका 9/7 होता है ट्राई, तो ये मोनो का है, ये डाई का है, ये ट्राई का है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 1.4 के आसपास ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रही गैस है जिसका आपका टेम्परेचर इतना दिया है, उसको हीट किया गया कांस्टेंट प्रेशर पे सो एज टू डबल इट्स वॉल्यूम। अगर इनिशियल V वॉल्यूम है हमने उसको डबल कर देना है, तो फाइनल टेम्परेचर बताओ। अब देखिए गैस में क्या दिया है, कांस्टेंट प्रेशर। मैंने आपसे कहा था अभी कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, कंसेप्ट सीखिए, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। आइसोथर्मल में क्या लगता है, बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आपका प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वही बात करते हैं आइसोबार। आइसोबारिक में आपका चार्ल्स लॉ लगता है, ठीक है। चार्ल्स साहब कहते हैं कि प्रेशर को आप कांस्टेंट रखिए तो आपका जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। सेम एज अगर आप आइसोक्लोरिक की बात करें, आइसोक्लोरिक में गे-लुसेग लॉ लगता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और हमने ये देखा था कि जो प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, ठीक है। मतलब जो नहीं है वो उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए इनिशियल वॉल्यूम V है, हमने 2V कर देना है। इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आप केल्विन में बदल लें अगर, प्लस 273 ऐड कर लें तो ये कितना हो गया 300। तो आपसे पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो देखिए V प्रोपोर्शनल टू T है, दैट मीन्स V1 T1 इक्वल टू V2 T2, तो दोनों की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी V2/V1 इंटू T1। तो भैया वैल्यू रखें अगर तो 2V, अगर आप इसकी वैल्यू रखें तो 2V/V, तो ये तो 2 हो गया, इंटू 300 का कितना हो गया 600। आंसर 600 नहीं है क्योंकि केल्विन में है। आप इसमें से क्या करिए 273 हटा दीजिए, 327 इसका आंसर हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको। पहला कह रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू वर्क डन। देखिए इसको भी देख लेते हैं, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले कंसेप्ट देखा, एक कंसेप्ट देखते हैं। आपने अभी भी देखा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W है। आपने देखा अभी कुछ देर पहले। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगी तो आइसोथर्मल में मैंने आपसे कहा कि आइडियल गैस के लिए हम T कांस्टेंट होता है तो डेल्टा T 0 हो जाएगा, डेल्टा U 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज होगी वो W हो जाएगी। आइसोबारिक के लिए देख लेते हैं भैया। आइसोबारिक में हमने देखा कि P कांस्टेंट है तो डेल्टा P 0 होगा, ठीक है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये रूल इसमें
यही बनेगा डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। आइसोक्लोरिक में हमने देखा, आइसोक्लोरिक में कि वर्क डन आपका क्या होता है, टोटल वॉल्यूम जीरो होता है, तो वर्क डन जीरो होगा, तो हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट फॉर्म बन रहे हैं। वहीं एडाबेटिक में हमने देखा था, एडाबेटिक में कि हमारी टोटल हीट एक्सचेंज नहीं होती है, तो इससे हमारा क्या होगा कि डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ के डिफरेंट फॉर्म है। साइक्लिक में हमने क्या देखा था, साइक्लिक प्रोसेस में हमारी u कांस्टेंट, तो डेल्टा यू जीरो, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलिए, कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन या बाई, दोनों लिखा है। देखो इसलिए लिखा है दोनों की साइन कन्वेंशन में आप गड़बड़ न करें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, ऑन बाय नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब होगी पॉजिटिव, रिजेक्ट होगी नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी पॉजिटिव, डिक्रीज होगी नेगेटिव। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अभी भी हमने इस स्लाइड में देखा है कि वर्क किसके बराबर हो रहा है एडाबेटिक के लिए, ये वाला। ठीक है, तो पहला तो सही है। सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो पहला सही और दूसरा गलत, ढूंढ लीजिए ऐसा ऑप्शन। फर्स्ट सही, सेकंड फेक, सेकंड वाला। तो देखिए जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो आइसोथर्मल में कांस्टेंट रहता है। इन्होंने लिखना था कि प्रेस आपका एडाबेटिक में हीट और क्या सेम रहता है, हीट और एंट्रोपी। चलो फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये गैस इतना इतना है, इफ गैस कंप्रेस एडाबेटिकली। देखो टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर दिया है तो एडाबेटिक की इक्वेशन ऑफ स्टेट ये लगती है। ठीक है, टीवी की पावर गामा होता है, हम यहाँ पर टीवी की पावर गामा -1 लगा देंगे। तो दो प्रोसेस जब भी होंगे, आपने बचपन में किया होगा, तो दो प्रोसेस के लिए लगा लीजिए। तो जैसे ही आप दो प्रोसेस पे लगाएंगे तो वैल्यू ही तो रखना है। देखो पहले का टेम्परेचर T है, वॉल्यूम कितना कह रहा है V है, V की पावर गामा -1, दूसरे का T कितना दिया है हमें नहीं पता, वही निकालना है। और ये आपका V/4 है, 1/4 कह रहे हैं, तो गामा -1। तो जैसे आप T2 यहाँ से निकालेंगे, T2 कितना आ जाएगा 4V/V। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो गैस है उन्होंने 1.5 दिया है, 1.5 मतलब 3/2, 1.5 मतलब 3/2, और 3/2 में से 1 घटाओगे 1/2 इंटू T, तो V से V कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2T। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अब बेसिक क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं प्रेशर ये है, तो पूछ रहे हैं कि वर्क डन कितना होगा। देखिए वर्क मैं आपको बता दूं, एक फॉर्मूला तो ये होता है, बेसिक फॉर्मूला यही होता है। अगर आपको इंटीग्रेशन के टर्म में निकालना है तो V इनिशियल बाय V फाइनल PdV हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर आपको क्या दिया है, अल्फा V dV, तो ये हो जाएगा अल्फा V²/2। अब जो लिमिट है वो देख लीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है V2 m टाइम V कह रहे हैं, तो रख दो एक बार mv एक बार v, तो अल्फा/2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा m² v² माइनस v², तो v² कॉमन निकाल लोगे तो m² -1, और बाहर आना चाहिए अल्फा v²। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कई बार बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि एक हमारी क्या है, n होगा, n नहीं n होगा, n आइडियल मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक दिया है आपको, P और V टेम्परेचर T एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो दो अगर स्टेट के लिए लगाओगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो कह रहे हैं अगर इसको एक्सपेंड किया P और V, इनिशियल कह रहे हैं P और V है, और एक्सपेंड टू वॉल्यूम 2V, अच्छा, और प्रेशर PI, ये PI दिया है, ये 2V दे दिया। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, P की वैल्यू निकाल सकते हैं, P आ जाएगा आपका 2 टाइम PI। उसके बाद क्या हुआ, कह रहे हैं एंड और फाइनल प्रेशर PI। ठीक है, इफ सेम गैस एक्सपेंड एडाबेटिकली टू वॉल्यूम 2V, अगर ये गैस एडाबेटिकली एक्सपेंड हुई तो कह रहे हैं कि रेशियो बताओ। अब देखो एडाबेटिक के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो होती है PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट,
तो दो स्टेट पे लगा दो, पहले के लिए प्रेशर V, वॉल्यूम इसका गामा, वॉल्यूम V, तो V के ऊपर गामा, और ये कह रहा है कि P A तक एक्सपेंड हुआ और यहाँ पर वॉल्यूम 2V की पावर गामा। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप देखिए P की वैल्यू आपने 2PI निकाली है, ये PI है, 2PI हो गई, तो ये हो जाएगा 2PI और 2PI V की पावर गामा इक्वल टू, देखो V की पावर गामा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको कैंसिल ही कर देते हैं, इक्वल टू PA 2 की पावर गामा। आपको PA ओवर PI निकालना है, तो जैसे आप PA ओवर PI करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर गामा ओवर 2, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर, ये माइनस में रहेगा, ये इंटू, रुको 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 ये गड़बड़ हो रही है, ये हो जाएगा 2 ओवर 2 की पावर गामा, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस गामा, और गामा कितना है आपका, गामा कौन सी गैस दी है, मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक के लिए होता है 5/3, तो 5/3 अगर इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 5/3, तो माइनस का 2/3 आ जाएगा, है क्या कोई, सी ऑप्शन। तो देखो दो प्रोसेस मिक्स कर दी, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जाएंगे तो सेम प्रोसेस सेम क्वेश्चन बट डेटा बदला हुआ आपको वहाँ मिलेगा। इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो 2013 की वीवाईक्यू हो चाहे वो 2024 के वीवाईक्यू। एक डायग्राम दिया है आपको, कह रहे हैं कि एक डायग्राम है, इसमें कुछ नंबरिंग दे रखी है, पीवी ग्राफ है, जनरली पीवी ही ग्राफ इंडिकेटर ग्राफ है, ABCD, और ये आपको एक प्रोसेस दे रखी है इस तरह से, और यहाँ पर ये V0 है और ये जो है आपका ये 2V0 है, ये आपका P0 है और यहाँ पर 2P0 है। तो आपसे कह रहे हैं कि PV डायग्राम रिप्रेजेंट दिस ऑपरेटिंग इन आइडल मोनोएटॉमिक गैस एंड अमाउंट ऑफ हीट एग्जेक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल। सिंगल साइकिल में मतलब ये मान के चलो कि A to C में कितनी हीट निकलेगी, क्लियर है। तो देखो हीट अलोंग AB प्लस हीट अलोंग BC कर लो, और अभी अभी मैंने आपको हीट का फॉर्मूला बताया था, ठीक है, ये हो जाएगी NCV/dt, क्योंकि कांस्टेंट आपका टेम्परेचर पे है। अगर आप देखें V क्या है, आइसोक्लोरिक है, तो ये प्रोसेस आइसोक्लोरिक है, तो CVdt, और ये हो जाएगा NCP/dt, क्योंकि BC वाली प्रोसेस आइसोबारिक है, तो ये बन गया। तो वैल्यू रख दो मोनो एटॉमिक के लिए, N आपका क्या दिया है, मोनो एटॉमिक नंबर ऑफ मोल बाय डिफॉल्ट 1 कर लो, तो CB की वैल्यू हो गई 3/2, ठीक है, और इसको चाहो तो आप R डेल्टा ही बना लो अगर आपको डाउट है, तो ये हो जाएगा CP R डेल्टा T, और CP हो जाएगा 5/2 R डेल्टा T, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो हमारा ये R डेल्टा T ये बन गया। आप देखिए ये जो R डेल्टा T है, इसके लिए हमारा PV की जो वैल्यू है वो तो है P0 V0 इनिशियल है, ठीक है। इसके लिए जो सेकंड वाली प्रोसेस है इसके लिए ये है P0 V0, यहाँ देखेंगे तो ये 2P0 V0 है, तो सेकंड प्रोसेस के लिए हमारी कितनी है RT की वैल्यू 2P0 V0, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा PV इक्वल टू nRT। अब इसको ऐड करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 और 13/2 P0 V0। अगर आप इसमें दोनों R को सेम लेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देते 8/2, तो 4 RT भी ऑप्शन में इंतज़ार कर रहा है, या 4 P0 V0 भी। आपको ऐसा नहीं करना है, स्टेट देखनी है, वो गैस कांस्टेंट के अगेंस्ट जो हमारी प्रेशर है वो 2P0 है। अच्छा, 9th क्वेश्चन है, आपको एक Q और T का ग्राफ दिया है, हीट और क्या दिया है, टेम्परेचर का ग्राफ दिया है, ठीक है, और इसमें कुछ गैस दे रखी है, ये A दे रखा है, ये B, ये C। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर ये सब होगा तो इसमें आप ये बताइए कि जो इनिशियल स्टेज सबकी सेम है, तो आपको बताना है कि ABC लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो जो QP है आपका वो होता है NCP डेल्टा T, ठीक है, डेल्टा T कर लो। तो हमारा जो डेल्टा T है, यहाँ पे डेल्टा T है वो हमारा क्या हो जाएगा 1/n के प्रोपोर्शनल, तो जिसके हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उसका टेम्परेचर कम होगा, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा
ये M होगा मोनोएटॉमिक, ये डायटोमिक और ये ट्राइटोमिक। MDT ऑप्शन सही होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे ना। देखो डेल्टा जो क्यू एन सी पी डेल्टा टी है, तो क्यू एन सी पी का स्लोप एन सी पी के बराबर हो जाएगा, तो जो टेम्परेचर है वो 1/p के हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप उसको बढ़ाओगे तो उसकी एटोमिसिटी कम होगी। तो दूर वाला मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक। नेक्स्ट है एक आइडियल गैस है जिसको आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कंप्रेस किया टू इट्स डेंसिटी बिकम 32 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर हमारा फाइनल प्रेशर 128 एटमॉस्फेयर है तो गामा कितना होगा, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं। कह रहे हैं कोई भी गैस है, हमें गैस का नेचर बताना है कुल मिला के। तो जब हम इसको करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप देखिए यहाँ पर हमें एक वर्ड लिखा है एडाबेटिकली। दैट मीन्स पी वी गामा जो होगा आपका कांस्टेंट होगा। लेकिन क्वेश्चन में वॉल्यूम की बात नहीं करी है, क्वेश्चन में करी है डेंसिटी की बात। तो आपको पता होगा डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो डेंसिटी और मास का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से अगर आप दो स्टेट के लिए बनाना चाहें, P1 से P, दो स्टेट के लिए बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, V से V1 और इसकी पावर गामा, क्योंकि P जो है वो आपका 1/V के क्या है, V की पावर गामा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन डेंसिटी इसमें भी इनवर्स रिलेशन है, तो जो D है तो पहले वाले की डेंसिटी ऊपर पहुंच जाएगी, नीचे वाले की डेंसिटी D जो है वो नीचे ही रहेगी और इसकी पावर क्या हो गया, गामा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना इस बात को। ये जो P है ये इनिशियल है, जो D भी इनिशियल है, V भी इनिशियल है, P1 क्या है, फाइनल है, V1 फाइनल है, D1 फाइनल है। अब वैल्यू रख दो। देखो ये 128 टाइम्स कह रहे हैं, तो 128 हो गया। तो D1/D जो है आपसे कह रहे हैं कि 32 टाइम्स, मतलब 32 की पावर गामा। अब आपको क्या करना है, इस गामा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से गामा की वैल्यू निकालेंगे फैक्टर लेके, तो गामा आ जाएगा 7/5। तो 7/5 का मतलब हो गया 1.4 के आसपास। आप इसको 2 के फैक्टर निकाल दो, ठीक है, तो उससे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का। एक आपको प्रोसेस दी है जो A to B जा रही है, A to B जा रही है, फिर उसके बाद ऐसे करके ये प्रोसेस दी है। तो आपसे कह रहे हैं बताइए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। देखो अभी भी मैंने आपको बताया इंटरनल एनर्जी होता है NC डेल्टा T, ठीक है, और C क्या, C V पर निकालना है। तो अब आपसे हर एक प्रोसेस की निकालनी है। अगर आप CA की, इस वाले की निकालते हैं, सबसे पहले इस वाले की CA की निकालते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला लगाना है। देखो N तो 1 मोल है, तो N को हटा दो, आपको करना है क्या है, CV टेम्परेचर डिफरेंस। तो CB जो मोनोएटॉमिक की है, CV गैस के अंदर, अच्छा डायटोमिक गैस की जो CB होती है वो आपको याद होना चाहिए 5/2। वैसे आप KTG में इसको क्लियर कर लेंगे, आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा 5/2 R। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस करना है। ये आपको, ये जो आपको ग्राफ दिया है, यहाँ पर जो वॉल्यूम ये दिया है 600 दिया है और ये आपको 300 दिया है। ठीक है, तो देखो डेल्टा T है, तो जब CB R करेंगे यहाँ पे आप, ठीक है, या आप ऐसे लिख लो इसको F/R F/2 R डेल्टा T करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा F/2 प्रेशर तो वही है, डेल्टा V हो जाएगा। तो आप 600 में से 300 हटा दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 600 में से 300 अगर आप हटाएंगे, 600 ये 400 है, सॉरी 400 है, 600 में से 400 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -500, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब लेफ्ट साइड को है, तो -500 इसमें आ जाएगा, -500 और वो भी R। अच्छा A to B की बात करें, A to B में जो टेम्परेचर है वो 400 ही है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो 0 to 400, तो 5/2 R इंटू 400 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, A to B में आ जाएगा 4000। अच्छा जी, B to C की बात करते हैं, तो B to C में NCB तो 5/2 R और इसमें भी डिफरेंस करेंगे -200, तो ये भी -500 R आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको लगाना है।
तो आप देख लीजिए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या है। कह रहा है चेंज इन 250 है नहीं, 700 है नहीं, ये है नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं पी बी इक्वल टू, आपको ये दिया है, क्या दिया है, पी बी इक्वल टू एन आर टी प्लस एल्फा वी। कई बार क्वेश्चन ना कंसेप्चुअल आ जाते हैं। अब आपसे कह रहे हैं क्या निकालिए, वर्क डन बाय गैस। तो वर्क डन आप सभी को पता होगा, वर्क डन होता है पी डी वी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें अगर इस इक्वेशन को, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करने में क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में, तो पी कांस्टेंट प्रेशर बाहर आ गया, डेल्टा वी इक्वल टू एन आर, पार्शियल डेरिवेटिव ले लें तो डेल्टा टी प्लस एल्फा डेल्टा वी। इस डेल्टा वी को इस साइड लेके आए तो ये हो जाएगा पी माइनस एल्फा डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। तो आप कहेंगे सर डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी एन आर डेल्टा टी ओवर पी माइनस एल्फा, और वर्क क्या होता है, वर्क होता है पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू इसमें रख दो, तो पी नॉट एन आर डेल्टा टी देखिए कहाँ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें हमने किया ही क्या, कुछ नहीं किया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात हो रही है। नेक्स्ट, अच्छा आप कहेंगे सर पी कांस्टेंट कैसे हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, देखिए आइसोबारिकली, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं डूरिंग एन एडाबेटिक कंप्रेशन, एक एडाबेटिक कंप्रेशन हुआ आपका, 83 जूल ऑफ वर्क is done on 2 mole of diatomic gas to reduce its volume by 50%. The change in temperature nearly. आप देखिए वर्क का फॉर्मूला लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, एन आर टी इनिशियल टी फाइनल और गामा स्पेसिफिक हीट में से -1 कर दो। ये आपको दे रहे हैं 830, एन दे रहे हैं 2 मोल, आर आपको दिया है 8.3, टेम्परेचर डिफरेंस ही हमको निकालना है, तो इसको हम डेल्टा टी कर लेते हैं। गामा दिया है आपको 1.4, तो 1.4 में से 1 घटाओगे 0.4, तो 2 से 1 कैंसिल कर दो 0.2, तो इसको लेफ्ट ले जाएंगे अगर, वैसे 8.3 से कैंसिल करके आपका टी कितना आ जाएगा 20 केल्विन। बताइए क्या क्वेश्चन है। तो थर्मोडायनेमिक्स सबसे आसान है, इसीलिए पहले मैं इजी टॉपिक करवा रहा हूँ आपको, इसमें फिर टफ टॉपिक की तरफ जाऊँगा। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। अगेन कह रहे हैं कि एक मोनोएटॉमिक गैस है, कंप्रेस किया है 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम से 1 मीटर, 2 से 1 कांस्टेंट प्रेशर, मतलब आइसोबार है। आइसोबार में अगर हम जाएं तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है, पहली प्रोसेस है आइसोबार। अब आपसे कह रहे हैं इस प्रोसेस में आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पी डेल्टा वी प्लस इंटरनल एनर्जी। तो कह रहे हैं गैस इतना इतना है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कह रहे हैं देन हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो देखिए आइसोबारिक है, कांस्टेंट आपका क्या है, यहाँ पे कंप्रेस कर रहे हैं इसको, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये 0 हो जाएगा, तो पी डी वी इक्वल प्लस डेल्टा यू वन हो जाएगा। तो डेल्टा यू वन पहली प्रोसेस में आपका पी है आपका 100 और v कितना हो गया 1 - 2 -1, कंप्रेस है इसलिए नेगेटिव आया, तो 100 जूल इंटरनल एनर्जी आ गई, जो दूसरी प्रोसेस में भी रहेगी। ऐसी क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अभी रिपीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस में जब लगाएंगे तो सेकंड प्रोसेस में क्या है, आइसोक्लोरिक प्रोसेस है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू, देखो वर्क 0 हो जाएगा, डेल्टा यू वन, तो डेल्टा यू वन कितना है 100, U2 आएगा, सॉरी U2 आएगा, ठीक है। सेकंड प्रोसेस में ये आपको Q कितना दिया है 150, अच्छा तो डेल्टा U2 कितना हो जाएगा 150, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कितना डिक्रीज हो जाएगा, तो आपको ये निकालना है, पहले कितना था 100, बाद में कितना हो गया 150, तो 50 अमाउंट से डिक्रीज हो गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पता नहीं इन्होंने क्यों दिया, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन जैसा आपको दिखेगा, लेकिन है बहुत आसान। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस को कन्फाइन किया एक सिलेंडर में, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये एक सिलेंडर है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि अगर इसमें कन्फाइन किया यहाँ पे, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है और टेम्परेचर इतना है। कह रहे हैं कि अगर उसका वॉल्यूम ये है जैसे कि फिगर में दिखाया है, कह रहे गैस इज हीटेड बाय स्मॉल हीटर अंटिल द पिस्टन, स्मॉल हीटर से आपने क्या किया इसको
हीट किया गया और 0.01 मीटर ही मूव करा, तो फोर्स कांस्टेंट इतना है, अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना है तो सिलेंडर आर थर्मली इंसुलेटेड, तो पिस्टन सिलेंडर मासलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। देखो इनिशियल आपको दिया है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी है तो आप डर सकते हैं। तो P1 आपको दिया है 10⁵, स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया है। अब आप देखिए, आप ये एज्यूम करिए, मैं एक अलग से स्लाइड ले लेता हूँ ताकि आप थोड़ा इसको समझ पाएँ, क्योंकि पेज ने बहुत ज़्यादा जगह ले ली। अगर पिस्टन का एरिया A है और वो x डिस्टेंस मूव कर रही है, तो उसका जो इंक्रीज वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A टाइम x हो जाएगा। अच्छा जी, और जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है, इससे क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट आपको पता है F = kx, फोर्स कांस्टेंट दिया था उसमें, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा kx/a हो जाएगा भैया, हो जाएगा। अब देखिए जो स्मॉल इंक्रीजमेंट था, तो उसमें जो वॉल्यूम था वो कितना बढ़ जाएगा, a+x, हमने ये लिया है, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम कितना दिया था, अभी हमने देखा 2.4 × 10⁻3, तो ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻³ प्लस एरिया दिया है आपको 8 × 10⁻³ ठीक है। और जो स्मॉल एक्सटेंशन था वो कितना दिया था, 0.1 दिया था, ये भी रख दिया 0.1। अच्छा इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूँ तो आ रहा है 3.2 × 10⁻³ अच्छा जी, प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, देखो पहला प्रेशर था P1 और बाद में बढ़ कितना गया, kx/a बढ़ गया, ठीक है। सबकी वैल्यू दी है, ये 10⁵ है, प्लस आप k की वैल्यू देखिए, k दिया है आपको 8000 और एटमॉस्फेरिक 10⁵, तो ये हो जाएगा 8000, x आपका है 0.a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं देखा हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका 8 × 10⁻3, ये हो जाएगा अपॉन में 8 × 10⁻3, सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2 × 10⁵। बस अब P निकल गया। अब आपको करना क्या है इसमें, अब आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, क्या PV = nRT, तो P1 V1 T1 पहले के लिए, P2 V2 T2 दूसरे के लिए। हमें निकालना क्या है, यहाँ पे T2 निकालना है, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 V1 ओवर, तो इधर भेजेंगे नहीं, ये 2 आएगा फिर ऊपर, ये हो जाएगा P2 V2 ओवर P1 V1 इंटू में T1। बस इसमें आप सबकी वैल्यू पुट कर दो, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर मैं इसका बताऊं आपको 800 के आसपास इसका आंसर आएगा। एक सेट आपका ये हो गया, एक सेट आपका ये हो गया, V1 P2, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। T2 आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगली बार रिपीट होगा इसकी गारंटी है, ठीक है। कह रहे एक आइडियल गैस को कन्फाइन कर दिया एक चैम्बर में, क्लोज चैम्बर है, और जैसे ही एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ इसमें, तो एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन जो होगा वो इतना हुआ। तो कह रहे हैं कि आपका क्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको इम्पोर्टेंट में आप नोट करिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। क्या भैया, एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो एवरेज टाइम होता है कोलिजन में वो कितना होता है, टाउ इक्वल टू बच्चों वो होता है 1/√2 पाई नंबर डेंसिटी एंड VRMS का स्क्वायर। ये आपका रिलैक्सेशन टाइम का फॉर्मूला होता है। अब आप लोग जानते हैं जो n है वो है नंबर डेंसिटी, तो नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, और VRMS की जो वैल्यू होती है वो भी आपने KTG में पढ़ी है 3RT/m। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होंगे ऑलरेडी। अब इसमें आप देखिए जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, अगर ये वैल्यू आप दोनों यहाँ रख दें तो रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर पे। आप इसको इस यहाँ पे रख दो, इसकी जगह ये रख दो, तो V ऊपर चले जाएगा, तो V/√T पे डिपेंड करेगा। अब आप जानते हैं कि PV गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है,
ये तो होता है, और टी वी गामा -1 भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से जो टी का रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, टी का रिलेशन हो जाएगा वी गामा -1। तो जो टी की जगह पे अगर आप ये वाली वैल्यू रख दें, प्रोपोर्शनल ही रहने दो, 1/v गामा -1 अगर आप रख दें तो गामा -1 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा। तो देखिए टाउ इक्वल टू ए हो जाएगा वी, एक हो जाएगा वी की पावर गामा -1/2। सॉल्व कर दो इसको तो 1 + 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा v की पावर 1 + गामा/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार आया है तो क्या पता अगली बार रिपीट हो जाए। 17 क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर्ड, आपका ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन इनसाइड एडियाबैटिक आइडियल गैस और फोटोन इंटरनल एनर्जी इतना एंड प्रेशर इतना, कह रहे एडियाबैटिक एक्सपेंशन करेंगे तो टी और आर में रिलेशन बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आइडियल गैस है, बहुत सारे तरीके आपको इसको करने को मिलेंगे। सबसे इजी जो तरीका है u/v है। आपको पता है Pv इक्वल टू क्या होता है आइडियल गैस की इक्वेशन, Pv इक्वल टू nRT। तो आप P की वैल्यू उठाइए यहाँ से, nRT/v इक्वल टू 1/3 u/v। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो ये v है ये वॉल्यूम है और ये u/v इन्होंने जो दिया है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिया है, ठीक है। तो T2 पावर कितना आ जाएगा, ये 3 इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, T की पावर 3 क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो जब ये कांस्टेंट आएगा, जब ये आपका कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा वॉल्यूम है 4/3 πr³ T की पावर 3 ये कांस्टेंट हो गया। तो RT कांस्टेंट हो गया। तो T और R का रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप ये कर सकते हैं जो आपको P और V U दिया है, ठीक है, तो P से U से आप DU निकाल लो। एक मेथड तो ये है इसको करने की। एक मेथड ये है कि जो आपको U दिया है, U क्या दिया है आपको, आपको दिया है कि U/V T की पावर 4 है, तो आप यहाँ से DU निकाल लो, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट करके। एक आपको दिया है P इक्वल टू 1/3 U/V। यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप इस पूरे में U की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये जो U है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और फाइनली आप यहाँ पर जब DU निकालेंगे तो इसका यूज करके रिलेशन कैलकुलेट कर लो, ठीक है। आगे कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय आइडियल गैस, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस टू हीट सप्लाई। तो सिंपल सी बात है, अभी भी हमने बात करी थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया ΔU ΔW। तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, ΔQ - ΔU, ठीक हो गया। अब देखो ΔQ की वैल्यू मैंने बताई थी NCP ΔT और ΔU की NCB ΔT। मोनो एटॉमिक गैस दिया है तो आपको CB पता होना चाहिए, ठीक है। तो CB कितना हो जाएगा, CB हो जाएगा, ये हो जाएगा N, आपको कोई दिया नहीं है तो 1 ले लो, तो 5/2 R dt। ये dt को आप ΔT रखो, ये डिफ्रेंशिएशन की आदत हो गई है। तो dt ये हो जाएगा 3/2 R dt। तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 3 घटाओगे तो ये आ जाएगा R dt, 2/2 तो R dt आ जाएगा। और वहीं अगर आप ΔQ की बात करो, ΔQ है NCP ΔT, N1 हो गया, CP 5/2 R ΔT। अब आपसे कह रहे हैं कि इसको डिवाइड करना है हीट सप्लाई टू वर्क। तो हीट सप्लाई टू वर्क अगर आप करेंगे, दोनों को डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 2/5। हीट सप्लाई टू, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, वर्क ओवर हीट सप्लाई का है, ये पूछा गया है। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। कह रहे हैं कि 2 मोल हैं आपके आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के, जिसका वॉल्यूम इतने पे इतना है, एक्सपेंड कर रहे हैं एडियाबेटिकली। सिंपल सी है, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, ये लगाना है आपको।
ये इक्वेशन है, 2 बार लगा दो। पहला क्या दिया है, ये 300 दिया है, वॉल्यूम वहाँ पे V है, और सेकंड में ये हमको पता नहीं है लेकिन वॉल्यूम को डबल कह रहे हैं, और गामा कितना रखना है, 5/3 रख देना है। तो सॉल्व कर दोगे तो T आ जाएगा आपका। एक बार T आ जाएगा फिर आप अपना U निकाल लीजिए NCV डेल्टा T से। 20 क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस is compressed isothermally in a rigid vessel to double of its pressure at room temperature। तो वर्क डन पूछा है, आपको मैंने बताया था आइसोथर्मल का वर्क डन कितना होगा, nRT, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है तो ln PF/PI। तो यहाँ पर आप रख दीजिए nRT, ये हो जाएगा ln, और ये आपको 2 दिया है तो T आपको 27, मतलब इसमें 300 जोड़ दो तो 300 nR ln R है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज टेकन अलोंग ABCA, मतलब ये एक हमारा कर्व है ABC, ठीक है। इसमें हम ले गए हैं, यहाँ पर ये V0 है, यहाँ पर ये 2V0 है। अब आपसे कह रहे हैं द मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन बाय गैस अलोंग BC, इस BC के अलोंग कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो देखो इस BC की हम इक्वेशन बना सकते हैं, ये P0 है, ये 2V0 है, ये आपका 3P0 है, ये V0 है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो 2 लाइनों से जाने वाली जो इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स में, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा x माइनस x1। तो इस कर्व में जब आप पहला पॉइंट देखेंगे वो हो जाएगा 3P0 V0, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा P0 2V0। बस 2 पॉइंट आपके आ गए। अब एक बार आप क्या करिए, इस BC वाली लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। एक बार इक्वेशन लिख लोगे उसको फिर आपको डिफरेंशिएट कर देना है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वॉल्यूम फंक्शन है। तो फिर 0 करके जैसा आप मैक्सिमा मिनिमा करते हैं वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक गैस है, उसको हम ले गए हैं 2 प्रोसेस से, ठीक है। एक प्रोसेस है A, कह रहा है कि 2 प्रोसेस A to B, ये B है, एक हम C को ले गए हैं, एक हम D से ले गए हैं, और ये P है, ये V है। तो कह रहे हैं कि वाया 2 प्रोसेस ACB और ADB। ACB में 60 जूल का आपका हीट फ्लो हुई है, इतना वर्क हुआ है। ADB में सेम 10 जूल हुआ है, हीट फ्लो पूछा है। तो देखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक पहले हम लगा लेते हैं ACB पे। तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W कर लो। ये आपको दिया है 60, डेल्टा U हमें पता नहीं है, ये 30, तो यहाँ से आप कह सकते हो डेल्टा U आ जाएगा 30। ये तो डेल्टा U हो गया। अब ADB पे लगाएंगे तो देखो सेम प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगी। तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 40। तो आंसर कितना, नहीं 40 नहीं 10, तो आंसर आ जाएगा 40 जूल। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 2 प्रोसेस हो रही हैं या एक ऐसी प्रोसेस हो रही है जो साइक्लिक प्रोसेस बना रही हैं 2 मिलके, तो इंटरनल एनर्जी उनके बीच में क्या होगी, सेम होगी। सेम होगी तो क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप कुछ भी निकाल सकते हैं। 23 में चलते हैं। अरे हाफ मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड कांस्टेंट प्रेशर ऑफ इतना टू इतना, वर्क डन बाय गैस। देखो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन मैंने आपको बताया था PdV, या आप कह सकते हैं PV2 माइनस V1, ठीक हो गया। या आप कह सकते हैं P को हटा दो, nRT2 माइनस T1। अब टेम्परेचर दिया है भैया तो टेम्परेचर वाला यूज करेंगे। R हो गया आपका 1.3, हाफ मोल कह रहे हैं तो n हाफ हो जाएगा, और T2 माइनस T1 आपको निकालना पड़ेगा। तो जूल में आंसर है
तो आप इसको 90 - 20 70 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो इसको 35 35 तो ये 291 जूल हो गया। नेक्स्ट 24। अब ये भी आप खुद करेंगे, कह रहे हैं कि एक डायटोमिक गैस है, एडियाबेटिक इक्वेशन है। तो एडियाबेटिक के लिए मैंने आपको बताया था एक इक्वेशन तो ये होती है, एक पी की पावर गामा कांस्टेंट होती है। तो कह रहे हैं टी बी इक्वल टू एक्स है। अब देखो एक्स दिया है तो गामा -1 आपको एक्स दिया है, डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक के लिए गामा कितना होता है 7/5। तो 7/5 - 1 कितना हो जाएगा 2/5। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 कह रहे हैं इन अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस आर रिलेटेड वी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मतलब जो आपको रिलेशन दिया है, आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं ना क्वेश्चन लिखते हुए जाएं, प्रोसीड करते हुए जाएं, ये आपको दिया हुआ है, ये अंडरलाइन कर लें अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज बाय डेल्टा टी, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय गैस, अगर डेल्टा टी बढ़ा देंगे तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितनी होगी। तो पहले तो देखो कि प्रोसेस कौन सी है, तो पी वी इक्वल टू टी है। अब आइडियल गैस के लिए आप सभी को पता है पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है। तो यहाँ से टी की वैल्यू अगर हम उठाएं तो क्या आ जाएगा पी वी इक्वल टू एन आर। तो इसको अगर मैं जो गिवन डेटा है उसमें रखूँ तो क्या आ जाएगा पी वी स्क्वायर ओवर एन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या आप इस एन आर भी कॉन्स्टेंट है उसको उसी साइड ले जाएं तो पी वी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। और याद करो ये पॉलीट्रॉपिक गैस है, पॉलीट्रॉपिक गैस में अब देखो हीट का तो फॉर्मूला यही है ना, हीट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे Q इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, यही लगाओगे। लेकिन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए C जो होती है वो होती है सी बी प्लस आर ओवर 1 - n, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी। तो देखो मोनोएटॉमिक के लिए सी बी हो गया 3/2 प्लस 2 और R है हमारा 1/2 1 - 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R/2 और ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 1/2 R डेल्टा टी, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। 26 देखिए भैया, एक प्रोसेस दिया आपको, ये 6 दिया है, ठीक है, और ये आपको 1 दिया है। ये प्रोसेस, इसका ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ये प्रोसेस आपको ऐसे दी है, इस टाइप से प्रोसेस दी है। ये आपका 6 है, नीचे आपका 1 दिया है और ये आपका यहाँ पर जो इसके करस्पॉन्डिंग है ये 1 है और ये 5 है, ठीक हो गया। पीवी ग्राफ आपको दिया हुआ है, पूछ रहे हैं वर्क डन निकालो, तो आप सभी को पता होगा वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा एरिया अंडर द कर्व। तो हाफ बेस कितना हो गया, ये 6 है आपका, तो 6 - 1 कितना हो गया 5 इंटू ये वाला, ये ऊपर 6 ये 5, तो 5 × 1 4, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा 10 जूल। साइक्लिक प्रोसेस का जो हमारा वर्क डन होगा वही आपका एरिया अंडर द कर्व होगा। 27 कह रहे हैं गैस है फिक्स कैपेसिटी वो इतना लीटर है, कह रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा। देखो अमाउंट ऑफ हीट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूला लगेगा N, अब सी पी यहाँ पर कांस्टेंट पे दिया है तो सी बी डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पर मोल निकालने पड़ेंगे, आपको दिया है सब्सटेंस का अमाउंट 67.2 लीटर और टोटल कितने होते हैं स्टैंडर्ड एसटीपी पे 22.4, सीबी हो गया 3R/2 और डेल्टा टी आपको दिया है इंक्रीज बाय 20, तो इसको सॉल्व करेंगे 10 तो ये 784 जूल बन के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन मोल ऑफ आइडल गैस पासिस थ्रू ये पी दिया है आपको, कह रहे हैं कि तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस इफ वॉल्यूम चेंज V0 to 2V0। देखो आइडल गैस जब भी दिया रहता है ना तो आपको पी बी इक्वल टू NRT करना है, ये तो है ही है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा NRT ओवर V हो जाएगा, और आपको P तो दिया है P0 1 - 1/2 V0 स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, ठीक हो गया, इक्वल टू NRT ओवर V। यहाँ से T निकाल लो तो T क्या हो जाएगा P0 V/R और अंदर वही पूरा वैसी रहेगा V0/V, ठीक है, 1/2 भी है का होल स्क्वायर इतना। तो जैसे ही चेंज इन टेम्परेचर करना है तो TF - TI, तो इसका मतलब क्या है एक बार V की वैल्यू आप क्या रख दीजिए 2B,
क्योंकि 2v0 दिया है, एक बार v0 रख दीजिए, फिर दोनों को सॉल्व करिएगा। 29 क्वेश्चन है, आपको एक ग्राफ दिया है पीवी ग्राफ, ठीक है, और ये आपको एक ए है, ये बी प्रोसेस है, और यहाँ पर एक सी प्रोसेस है, और ये कर्व ऐसे दिया है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो सब डेटा देके वर्क डन बताओ ए बी सी के अलोंग। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस है, तो जितना U है वो 0 होगा, तो जितनी हीट उतना वर्क, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो हीट होगी ए बी के अलोंग, हीट होगी बी सी के अलोंग, और हीट होगी सी ए के अलोंग, ठीक है। उसमें ये जो टोटल हमारा WCA का वर्क है ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो साइक्लिक प्रोसेस है नहीं, इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, टोटल वर्क डन ABC। अब रख दो सबकी वैल्यू, ये कितना है 250, ये 60 माइनस 180, सॉल्व कर दीजिए 130 जूल आ गया। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी भी हमने किया था टाउ का रिलेशन, अगर आपको याद है। तो एडाबेटिक प्रोसेस में जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो आ रहा था गामा प्लस 1/2, ये तो आ रहा था। अब आपसे कह रहे हैं 2 वॉल्यूम के लिए इसका रिलेशन बताओ। देखो रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, 20 में रिपीट हो गया, तो टाउ फाइनल ओवर टाइम टाउ इनिशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v ओवर v, और इसकी पावर क्या होगी बाहर, गामा प्लस 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर गामा प्लस 1/2। तो ये 30 क्वेश्चन हो गया। 31 देखिए, अभी होमवर्क वाले क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि STP पर एक्सपेंड कर रही है एडाबेटिक टू वॉल्यूम 3 लीटर, गामा दिया है, तो वर्क डन बताइए। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो वही लगेगा, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन में गामा -1, ये लगना ही लगना है। देखो P1 स्टार्टिंग में क्या था, 1 एटमॉस्फेयर, और 1 से कितना हो गया, जो वॉल्यूम था आपका वो आपका 1 क्या था, STP पे नॉर्मल 1 लीटर था। P2 हमारा कितना हो गया, P2 हमारा ये निकालना पड़ेगा, हमको दिया नहीं है। V2 कह रहे हैं कि 3 लीटर हो गया, 1 से कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन, तो पहले आप क्या करो, कह रहे हैं एक्सपेंड एडाबेटिकली, तो एडाबेटिक इक्वेशन से P निकाल लो, तो P1 गामा इक्वल टू P2 V2 गामा, तो P1 की वैल्यू हमें पता है, तो P2 हो जाएगा P1 V1 ओवर V2 की पावर गामा, तो P1 तो आपको 1 दिया है, तो V1/V2 करेंगे तो 1/3 गामा, तो P2 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली 1/3 गामा, इसलिए तो उन्होंने गामा की वैल्यू दी है। गामा आप 1.4 रखेंगे तो यहाँ पर ये आपका P2 आ गया, P1 आ गया, V1 में आ गया, ये सब आपको पुट इसमें कर देना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो 90 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग एट टेम्परेचर, ठीक है, ग्राफ दिया है आपको, ये P है ये V है, तो ऐसे ग्राफ है, ये A दिया है, ये C है, ये आपका B है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम दिया है वो V1/16 है, और C के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम दिया है वो आपका V1/8 है, और B के करस्पॉन्डिंग जो दिया है वो V1 है। तो कह रहे हैं अगर ये होगा, अगर इसको एक्सपेंड कर रहे हैं आइसोबारिकली टू 2v2, ठीक है, तो पूछ रहे हैं ऑल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक। क्वासी स्टैटिक मतलब क्या हो गया, जो एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, देन फाइनल क्या होगा। तो देखो एडाबेटिकली भी हो रहा है, तो PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, या आपको हो सर इसमें तो टेम्परेचर है, तो TV गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा लो। तो जैसे ही इसको लगाएंगे तो स्टार्टिंग का कितना दिया है 300, अच्छा V1 तो V1 ही रहने दो, तो गामा कितना है 1.4 - 1 इक्वल टू TA पर नहीं दिया है, हम किस पर लगा रहे हैं स्टार्टिंग में, TA वाली लाइन पे, और ये कितना हो जाएगा V1/16 और 1.4 - 1, यहाँ से आप TA निकाल लोगे, A का टेम्परेचर यहाँ से आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख लो 300 ओवर 2 की पावर आपका आ जाएगा, ये 8/5 कर लो इसको,
तो टी आ गया। जैसे टी आ गया, आप कह रहे हैं ए सी क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। और आइसोबारिक के लिए हमने पढ़ा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो बी सी वाली लाइन के लिए हम लगा दें आइसोबारिक की कंडीशन, वी बी ओवर टी बी इक्वल टू वी सी ओवर टी सी। तो यहाँ से आप क्या निकाल लो, टी सी निकाल दो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी जाने लग गई ना। अब पहले एडियाबेटिक लगाओ फिर आइसोबारिक लगाओ। 33 देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जो बैलून फिल्ड विद हीलियम और वो फूट जाता है अचानक, आफ्टर व्हाट्स द एक्सपेंशन ऑफ हीलियम कैन बी कंसिडर्ड। तो इरिवर्सिबल होगा, और इरिवर्सिबल के साथ क्या होगा, एडियाबेटिक होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया। एडियाबेटिक के लिए डेल्टा क्यू 0, ए का बी हो गया। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू 0, इसका ये हो गया। आइसोक्लोरिक के लिए वर्क डन 0, आइसोबारिक के लिए ये हो गया। आइसोबारिक के लिए कुछ भी 0 नहीं होता है। 35 क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे 3 प्रोसेस है, डिफरेंट तीनों का वो दिया है। तो पूछ रहे हैं इसमें कि किसकी एनर्जी जो ई ए बी सी है क्या होगा। देखो क्लियरली जो एक लाइन में है यहाँ पे ये ग्राफ में, जो ई ए है, जो एनर्जी बी की है और जो एनर्जी सी की है वो सेम होगी क्योंकि टेम्परेचर सेम है, ठीक है। लेकिन जैसे जो वर्क डन ए सी है वो बड़ा होगा, नहीं वो 0 होगा, वो 0 होगा क्योंकि V हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। आइसोक्लोरिक में वर्क डन 0 होता है। तो ए सी में हमारा, क्योंकि V के परपेंडिकुलर है ना, अभी हम आगे ग्राफ देखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अगर V ए बी की बात करें तो ये बड़ा होगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर V ए डी की बात करें ये कम होगा क्योंकि V हमारा डिक्रीज हो रहा है। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। 36 कह रहे हैं कि इनिशियली एक गैस है जो डायटोमिक है और कंटेन करिए एक सिलेंडर में V1 में और P1, V1 P1 T1 दिया है। 25% ऑफ गैस डिसोसिएट कॉजिंग अ चेंज इन नंबर ऑफ मोल, देन प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग गैस। तो P निकालना है तुम्हें, तो सिंपल सी बात है, लगा दो आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। तो पहले केस के लिए लगा दो P1 V1 इक्वल टू nRT, दिया है आपको 250 पहले केस के लिए, ठीक है। अच्छा ये पहले का है जब डिसोसिएशन नहीं हुआ था। जब डिसोसिएशन हो गया, ठीक है, तो हमारा स्टार्टिंग में 25%, मतलब ये हो जाएंगे जो नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 0.75। अगर n नंबर ऑफ मोल है टोटल तो इतने तो डिसोसिएट हो गए और बचे कितने, 2 × 0.25 n है नंबर ऑफ मोल, ऐड करो 1.25। ये अब केमिस्ट्री आपको आती होगी, ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अब सेकंड केस के लिए लगा दें तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 2V1 इक्वल टू टोटल मोल हो जाएंगे 125 n, ठीक है। वैसे भी आप देख लीजिए 25% क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, तो 125 तो 1.25 n ही हो जाएगा, ठीक है। और इनटू टेम्परेचर कितना दिया है वहाँ पे 2000। तो ये 2 इक्वेशन आपके पास है, पहला और दूसरा, दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे तो V1 से Vn कट गया, P1 तो ये आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा P1 ओवर 2P2 इक्वल टू, इधर सॉल्व करेंगे तो 1/5। तो P1/P2 कितना आ जाएगा 2, P2/P1 आ जाएगा आपका। आपको पूछा गया रेशियो P2/P1 ना, तो ये 2/5, P1/P2 ही रहेगा। ये P1 इसको सॉल्व करना, 1/5 आ रहा है इसका अगर P1/P2 करेंगे, ठीक है। तो ये 36 क्वेश्चन आए थे आपके प्रोसेस से, सारी प्रोसेस थी, उन प्रोसेस को हमने लिया। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं और अगला है हमारा, अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ से बहुत प्रॉब्लम आते हैं यहाँ, 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको दिख ही जाएंगे, हर शिफ्ट में 1 2 क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, आपने देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल में। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप आइसोथर्मल का ग्राफ, अगर पीबी ग्राफ बनाना है तो जो P होगा, बॉयल्स लॉ कहता है कि 1/V के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ रहे हैं यहाँ तक। और वहीं अगर आपसे कहा जाए कि TV ग्राफ बनाओ, तो TV के T तो कांस्टेंट रहना है, चाहे TV कहे या TP कहे, ये बनने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, एक बार मैं देख रहा था केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था आइसोथर्मल का, ये P है
और ये V है, तो 3 ग्राफ बना दिए थे, 1 2 3, ये तीनों आइसोथर्मल हैं और कहा था ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो बताओ किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? तो स्लोप बढ़ने के साथ टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर स्लोप से रिलेटेड है। अब ये तो आइसोथर्मल है। अगर आपसे कहा जाए कि आइसोबार का ग्राफ बनाओ, तो आइसोबार के ग्राफ में हमने देखा कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। तो अगर V और T का ग्राफ होगा, ये V है, ये T है, तो वो कैसा आ जाएगा? लीनियर आ जाएगा। ठीक है, या आपसे कह दिया जाए P और T का ग्राफ बनाओ या V का बनाओ, तो वो तो कांस्टेंट ही आना है। ठीक है, जो भी ग्राफ, जैसे मान लो कांस्टेंट ग्राफ अगर आएगा तो उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आइसोक्लोरिक है, सेम ऐसे ही बनेगा। एडाबेटिक में चलते हैं। अगर एडाबेटिक ग्राफ के पास आप जाएं, ठीक है, तो एडाबेटिक ग्राफ जनरली ऐसे बनता है, जैसे आपका ये P है और ये V है, तो इसका भी ग्राफ जैसे ये बना दिया मैंने और ये बना दिया। ठीक है, तो ये 2 ग्राफ मैंने आपको दिखाए, तो इसमें एक ग्राफ एडाबेटिक का है और एक ग्राफ किसका है? आइसोथर्मल का है। तो जो ऊपर वाला ग्राफ होगा ये वाला, ये आइसोथर्मल का है, और इसके जो नीचे ग्राफ होगा वो एडाबेटिक का है। ठीक है, अगर आप कहेंगे सर इसमें और भी बना दो, जैसे मैं आपको कहूँगा आइसोबारिक, तो आइसोबारिक प्रेशर ये है, तो प्रेशर एक्सिस पे परपेंडिकुलर। आइसोक्लोरिक कहें तो वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा जी, एक मैक्सिमम मिनिमम वर्क पे क्वेश्चन आता है। जैसे आप मान लो ये PV ग्राफ है, ठीक है, तो ये तो आपका हो गया ये वाला ग्राफ आइसोबारिक, मैं P लिख देता हूँ, समझ जाना। ये जो परपेंडिकुलर है ये हो गया आइसोबारिक। अगर मैं ये बनाता हूँ तो ये हो गया आइसोथर्मल। अगर मैं ये बनाता हूँ तो ये हो गया एडाबियाटिक। इसको मैं क्या लिखूँ? Q लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो ग्राफ हो गए। मतलब आपको देखना क्या है, जो भी लाइन परपेंडिकुलर है एक्सिस पे, जैसे ये वाली लाइन है ना, किस पे परपेंडिकुलर है? P पे, तो P कांस्टेंट। ये किस पे है? V पे, तो V कांस्टेंट। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है, अगर ये हमारा एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन में मैक्सिमम वर्क किसका होगा? तो मैक्सिमम वर्क मतलब जिसका एरिया ज़्यादा, तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा? आइसोबार का मैक्सिमम हो जाएगा। अगर कंप्रेशन होगा भैया, तो कंप्रेशन में आपका जो वर्क डन है वो एडियाबेटिक का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स ये चीज़ें चलेंगी। ठीक है, आइसोक्लोरिक के उसमें तो 0 होती है ना, तो मिनिमम इसमें बन जाएगा। एक क्वेश्चन आता है 2 गैस वाला, 2 प्रोसेस का आपको ग्राफ दिया रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, हर पेपर में कभी लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा, कभी ग्राफ के फॉर्म में आएगा। ये P है, ये V है। तो पहला मान लो पहली प्रोसेस ये है, ठीक है, और दूसरी प्रोसेस आपकी ये है। ठीक है, ये अभी क्या हो रहा है? देखो राइट साइड का एरो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन है। तो एक्सपेंशन अगर ग्राफ दिया है, और जो A प्रोसेस है बच्चों, ये आप समझ ही गए होंगे कि ये तो आइसोथर्मल है, और जो B वाली है वो एडाबेटिक है। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि पहले और दूसरे ग्राफ में किसका वर्क डन ज़्यादा होगा। तो याद रखना W आइसोथर्मल का ज़्यादा होगा। सब कुछ अगर एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो आइसोथर्मल का ही ज़्यादा होगा। प्रेशर भी उसी का ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी उसी का ज़्यादा होगा। और वहीं अगर ये प्रोसेस में कंप्रेशन वर्ड लिखा है, कंप्रेस हो रही है गैस, तो इसमें फिर सारे जो क्वांटिटी है वो एडाबेटिक का ज़्यादा होगा। दैट मीन्स B का हमारा ज़्यादा होगा कंप्रेशन में। अगर प्रेशर की बात करें तो वो भी B का ज़्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो वो भी B का ज़्यादा होगा। ठीक हो गया, तो ये ग्राफ आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी मेरे हिसाब से। जैसे पहला ग्राफ ये है, तो आपको ये एक प्रोसेस दी है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ग्राफ ढूंढिए। ये सब आपके लिए होमवर्क है, ये सारे PV ग्राफ हैं, PV ग्राफ हैं, PV। तो इसमें आपको क्या ढूंढना है? PV, PV। आप कमेंट करेंगे इनके आंसर को। 2 आइसोबार होने चाहिए और एक आइसोक्लोरिक होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं हिंट दे देता हूँ, आइसोक्लोरिक तभी, और एक आइसोथर्मल होना चाहिए। देखो आइसोक्लोरिक तभी होगा जब वॉल्यूम पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो परपेंडिकुलर है ही नहीं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन ही है, ये जो लाइन है ये जो लाइन है, इसको मैं सीधी लाइन अगर बनाऊँ परपेंडिकुलर लाइन, तो वो ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो ये हो सकता है।
ठीक है। ये वाला जो है आपका ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कर्व में है। ये वाली जो लाइन है आपका, ये वाली जो लाइन है ये ऐसे ऐसे दी है आपको, ठीक है ना। तो हो क्या जाएगा, यही बन जाएगा। देखो 2 आइसो बार है, पी पर 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं, एक आइसोक्लोरिक हो गया और एक आइसोथर्मल हो गया। तो ऐसे आपको ये, अब अगला वाला तो चलो उसे भी देख ही लो। अब ये 2 बार आ गया है, एक बार 13 में एक बार 19 में। ये आपको प्रोसेस दी है। देखो पी पर परपेंडिकुलर है तो ये आइसो बार है, वी पे परपेंडिकुलर है तो ये आइसोक्लोरिक है, ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबेटिक। तो आपसे कह रहे हैं एक्सपेंड हो रही है तो वर्क ज़्यादा किसका होगा, इस वाले का। अगर कंप्रेस होती तो किसका हो जाता, क्यू वाले का। ठीक है, तो आइसो बार यहाँ का करेक्ट ऑप्शन है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका पीवी ग्राफ बनाना है। ठीक है, मैंने आपको हिंट नहीं दिया है, पीवी ग्राफ आपको इसका बनाना है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है। ये आपको पीवी ग्राफ दिया है तो आप समझ सकते हैं पी जो है 1/v है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि टीपी ग्राफ बनाओ। ठीक है, मैं ऑप्शन दे के नहीं दे रहा हूँ ताकि आप बनाएं। तो टीपी ग्राफ क्या हो जाएगा, टीपी ग्राफ आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट, ये हो गया। अब ध्यान रहे 1 का वॉल्यूम क्या है, कम है, 2 का ज़्यादा है। ठीक है, 1 का वॉल्यूम कम है, 2 का ज़्यादा है, या आप ये कह सकते हैं 1 का प्रेशर जो है ज़्यादा है, 2 का प्रेशर कम है। तो 2 का प्रेशर कम है तो आप इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर आप इसको लिखेंगे ऐसे करके बना लो, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ तक। नेक्स्ट है ये वाला, इसको आप, ये भी होमवर्क है आपके लिए, इजी क्वेश्चन है, होमवर्क ड्रॉ करके बताइएगा। ये क्वेश्चन अभी भी मैंने आपको बताया, ये भी होमवर्क। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, साइक्लिक प्रोसेस ये है तो गिवन इतना, वेयर 1 to ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक प्रोसेस कह रहा है। अच्छा, इतने ग्राफ के क्वेश्चन थे। अब आया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, पहले देखो आप रूल कैसा आएगा, ये पहले इसमें हीट इंजन का एक हमारा कंसेप्ट आता था, वो आपका हट गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हीट कैन नॉट बाई इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ठीक है, कहने का मतलब है कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी नहीं जाएगा। तो ये क्लॉसिस स्टेटमेंट है, या आप बोल सकते हो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एक बार हम थोड़ा सा नजर मार लें, 2 स्टेटमेंट हैं, क्लॉसिस और केल्विन प्लैंक। देखो पहले बच्चों हीट इंजन करके एक टॉपिक हुआ करता था, तो वहाँ हम इसको डिटेल में पढ़ते थे। अब हीट इंजन, कार्नोट इंजन सब हट गया है, तो आपको बस बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्लॉसिस, सी फॉर कोल्ड, सी फॉर क्लॉसिस। तो कोल्ड से हॉट बॉडी में आप हीट को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये क्लॉसिस ने कहा। और इफिशियंसी 1 हो, 100% हो, कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट जो हो जाए ना हो जाए, ठीक है, वो हमने केल्विन प्लैंक ने कहा। उन्होंने लिखा है नो प्रोसेस इज पॉसिबल हु सोल रिजल्ट, मतलब जिसका कंप्लीट रिजल्ट क्या हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वर टू कन्वर्जन ऑफ वर्क। मतलब कहने का मतलब है 100, अगर आप इफिशियंसी 1% चाहते हो, नहीं आएगा। 100% इफिशियंसी आपकी नहीं आएगी, या इफिशियंसी 1 नहीं आएगी, कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड लॉ है। अच्छा, थर्ड लॉ हमारे वहाँ है नहीं, फिर भी आप देख लेना। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप देख लेना। अच्छा, सेकेंड लॉ में मैं एक टॉपिक आपको बता दूं, यहाँ से एक एंट्रोपी का कंसेप्ट आता है। एंट्रोपी होती है ds इक्वल टू dq/t, या dq/t कर लीजिए, ये एंट्रोपी का फॉर्मूला है। ठीक है, सेकेंड लॉ से हमें एंट्रोपी का कंसेप्ट आता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ से टेम्परेचर का कंसेप्ट आता है, सेकेंड लॉ से हमें एंट्रोपी का, उल्टा कह दिया मैंने, जीरोथ लॉ पहला आता है, जीरोथ लॉ से टेम्परेचर आता है, फर्स्ट लॉ से एनर्जी आता है, और सेकंड लॉ से एंट्रोपी आता है। ठीक है, और जो हमारा सेकंड लॉ है वो आपका डायरेक्शन बताता है, फर्स्ट लॉ डायरेक्शन नहीं बताता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका एक बहुत, मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की है, क्वेश्चन छांटे, क्वेश्चन लाए, तो उसके बाद ये मैंने बनाया आपके लिए। देखते हैं आपको ये चीज़ पसंद आई नहीं आई। अगर आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जल्दी में, पहले मैं इजी टॉपिक कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं हार्ड टॉपिक की तरफ जाऊँगा, और कंप्लीट 2000 से 2020 तक के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।